हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर सेकंड, जिसके अंदर हम सेक्शन 5 से लेके 10 है वो कवर करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, चैप्टर सेकंड का नाम इंटरस्टेट सक्सेशन है। कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है। जब पर्सन बिना विल बनाए जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी उसके बचे हुए हेयर्स के अंदर, तो वो सारी चीजें इंटरस्टेट सक्सेशन के अंदर आती है। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आता है सेक्शन नंबर 5, जो बोलता है ये किस किस चीजों पे अप्लाई नहीं होता। देखिए, ये जो सेक्शन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड आउट करना है कि अगर कुछ आए तो आपको बेसिक चीजें है वो ध्यान रहे। देखिए, जो सेक्शन 5 है वो ये बताता है कि ये जो एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये कब अप्लाई नहीं होगा, किन किन चीजों पे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी अगर कोई स्पेशल लॉ प्रिवेल कर रहा है तो ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए सेक्शन 21, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1956, तो अगर ये यूज हो रहा है तो इस केस में जो सक्सेशन एक्ट है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जो इस वाले एक्ट से थोड़ा पहले आ गया था, वो अप्लाई होगा। तो जहां कहीं भी स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन है, तो उस पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 अप्लाई होगा, ना कि ये वाला एक्ट। उसके बाद में देखिए, जो रूलर्स थे, राजा महाराजा थे जो पहले के टाइम में, उनके ऊपर भी ये वाला जो है वो अप्लाई नहीं होगा एक्ट। और उसके बाद में आपको महाराजा ऑफ द कोचिन, ये नाम ध्यान रखना है कि इनके जो टाइम का भी जो चीज थी, मतलब ये दोनों जो प्रोविजन है वो आज के टाइम में बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। फिर भी अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 5 है उसके अंदर तीन चीजें हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं होता। जिसके अंदर सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट का ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। फिर दूसरा आपको याद रखना है रूलर्स ऑफ द इंडियन को लेकर, अगर कोई रूलर है इंडिया का तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। और महाराजा ऑफ कोचिन जो है उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, तो महाराजा ऑफ कोचिन है, ये याद रखना है। तो ये तीन चीजें इसके अंदर याद रखनी है। अब देखिए, सेक्शन 6 जो है उसके अंदर प्रोविजन दिया गया है। देखिए, 2005 से पहले और 2005 के बाद क्या हुआ था। तो 2005 से पहले जो सिर्फ सन था, जो बच्चे थे, सिर्फ वही कोपार्टनर होते थे, जो बेटे होते थे सिर्फ वही कोपार्टनर होते थे। पर 2005 के बाद में जो डॉटर्स है वो भी कोपार्टनर है, वो कर दी गई है। मतलब पहले सिर्फ बेटा लायबल होता था, पर अब डॉटर है वो भी लायबल हो गई। तो सेक्शन 6 जो है उसका नाम है डिवोशन ऑफ द इंटरेस्ट इन को पार्टनर प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट से ये बोला गया कि जब हिंदू ज्वाइंट फैमिली है उसके अंदर डॉटर भी अब को पार्टनर हो सकती है। कैसे? बाई बर्थ हो सकती है, वो सन की जैसे, बेटे की जैसे को पार्टनर बन सकती है। उसके पास सेम राइट होंगे जो कि बेटे के पास है, और सेम लाइबिलिटी होगी जो कि बेटे के पास है। देखिए, फिर प्रोविजो के अंदर मेंशन किया गया है कि नो इफेक्ट ऑफ एन डिस्पोजिशन और एलिनेशन टेकन प्लेस बिफोर 20 दिसंबर 2000। अब 2004, जो 20 दिसंबर से पहले अगर कोई डिस्पोजिशन या कोई कोई एलिनेशन है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये वाला जो अमेंडमेंट है वो अप्लाई होने के बाद। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला अमेंडमेंट 2005 का इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर से जो 2005 है उसके अंदर से क्या आया था हमारे पास कि जो डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, वो भी क्या हो सकती है, को पार्टनर होती है। और देखिए, जो ये एक्ट नंबर है वो एक्ट नंबर 39 था, जो 2005 में आया था, याद रखना है। और इन्फोर्स ये कब हुआ था, ये 9/9/2005 को इन्फोर्स हुआ था। तो ये दोनों चीजें इस अमेंडमेंट को लेकर याद रखनी है। अब उसके बाद में देखिए, जो क्लोज टू है उसके अंदर दिया गया है कि प्रॉपर्टी टू विच फीमेल हिंदू एंटाइटल, जो प्रॉपर्टी के लिए फीमेल हिंदू एंटाइटल होगी वो कैसे भी डिस्पोज कर सकती है बाई टेस्टामेंट्री, अपने विल लिखकर उसको अपने अकॉर्डिंग जो है डिस्पोज ऑफ कर सकती है। 2005 के बाद जो अमेंडमेंट आया है उसके अंदर जो इंटरस्टेट सक्सेशन है, सर्वाइवरशिप नहीं इंक्लूड होगा। इंटरस्टेट सक्सेशन जो होगी उसमें जो को पार्टनर प्रॉपर्टी होगी उसको डिवाइड किया गया है। तो कैसे डॉटर है उनको अलॉट किया गया है सेम शेयर जो कि सन का है, मतलब जैसे बेटे के पास है वैसा ही डॉटर के पास होगा। और प्री डिसीजन और प्री डिसीज डॉटर है तो उनको जो सर्वाइविंग सन है, मतलब प्री डिसीज का मतलब अगर वो खत्म हो गया है सन, या फिर खत्म हो गई है डॉटर, तो उनके जो बच्चे हैं उनको वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। और प्री डिसीज चाइल्ड है तो वो चाइल्ड के चाइल्ड, मतलब उन बच्चों के बच्चों पे ट्रांसफर हो जाएगी। मान लीजिए ये डॉटर है और ये सन है, तो अगर मान लीजिए ये मर जाता है और ये भी मर जाता है, तो जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे को चली जाएगी, बच्चे सी को चली जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी भी बच्चे सी को चली जाएगी। अब ये भी खत्म हो जाता है, इसकी भी डेथ हो जाती है, जो इसका बच्चा है इसको चल जाएगी, इसमें भी इसका बच्चा है उसको चल जाएगी, मतलब आगे से आगे ट्रांसफर होती रहेगी। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन बोलता है कि जो इंटरेस्ट है हिंदू मिताक्षरा को पार्टनर का, उसको ऐसे समझा जाएगा कि शेयर इन प्रॉपर्टी,
it would be allotted to him if the partition of the property has taken place immediately before his death। ऐसा समझा जाएगा कि जो पार्टीशन हुआ है उसकी प्रॉपर्टी का वो इमीडिएटली हुआ है उसकी डेथ के दौरान, इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट वाज एंटाइटल टू क्लेम द पार्टीशन और नॉट। ये बिल्कुल भी नहीं दावा किया जा सकता कि पार्टीशन हुआ है उसको क्लेम करना है, नहीं, हाथों हाथ इमीडिएटली वो पार्टीशन हो गया है यही माना जाएगा, यही डीम किया जाएगा। अब देखिए इसके जो केस लो है जो ध्यान रखने हैं हमें, गुरुपद कंदापा मकदम वर्सेस हीराबाई कंदापा मकदम, अजीब अजीब नाम है इसके पर ये ध्यान रखने हैं। और दूसरा केस लो है किरण बेदी वर्सेस बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड 2021। तो इन दोनों के अंदर जो नोशनल पार्टीशन है उसके बारे में बात करी थी कि इसके अंदर तो इसको इमीडिएटली दिया जाएगा बिफोर डेथ, और इसके अंदर क्या बोला गया था कि ये ओवरराइड नहीं कर सकता, जो राइट्स डॉटर को ग्रांट है उसको जो राइट डॉटर को ग्रांट है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो बात करता है कि कोर्ट है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा कि अगर कोई भी प्रोसीड कि कोई भी अगर सन है, कोई भी प्रोसीड सन के अगेंस्ट, ग्रैंड सन के अगेंस्ट या फिर ग्रेट ग्रैंड सन के अगेंस्ट है, और किसके रिलेटेड, डेट के रिलेटेड जो कि लोन है उस पे एक तरह से, और किसका लोन है उसके फादर का या फिर ग्रैंडफादर का या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर का, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। पायस ऑब्लिगेशन क्या होती है कि तो मोरल ड्यूटी एक तरह से कि ये तो फर्ज है बेटे का। उसको मान लीजिए पहले के जमाने में क्या होता था, फादर है उसने कोई भी डेट ले रखा था तो क्या होता था, अगर फादर खत्म हो जाता था तो वो डेट कौन चुकाता था, बेटा। ठीक है, ग्रैंडफादर का भी खत्म हो जाता था तो उसका फादर चुकाता था, फादर नहीं चुका पाया तो उसका बेटा, मतलब वो ऋण जो है वो भी आगे से आगे चला जाता है कि बेटा ही चुकाएगा। तो बोलते कि ये मोरल ऑब्लिगेशन है, इसी मोरल ड्यूटी को, जिस मोरल ड्यूटी को पायस ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो इसके रिलेटेड ये बात जो है यहाँ पर बोली गई है। देखिए लाइबिलिटी आफ्टर पार्टीशन और लाइबिलिटी बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद लाइबिलिटी क्या होगी, तो बिफोर पार्टीशन में तो कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो लाइबल हो जाएगा, पर आफ्टर पार्टीशन में कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसकी कोई भी जो लाइबिलिटी नहीं होगी। लाइबिलिटी बिफोर पार्टीशन में देखिए जो फादर्स पर्सनल बेनिफिट है तो उसको लेकर अगर कोई डेट है तो लाइबल होगा, पर डेट है वो इनकर किया गया फादर को एज करता तो भी वो लाइबल होगा। अब देखिए प्रोविजो में यहाँ मेंशन है कि डेट कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर अमेंडमेंट 2005, जिसके अंदर क्रेडिटर हैज राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द सन, ग्रेट ग्रैंडसन या फिर, ठीक है, अगर कोई क्रेडिटर उसका राइट है प्रोसीड करने का सन के अगेंस्ट, ग्रैंडसन के अगेंस्ट या फिर ग्रेट ग्रैंडसन के अगेंस्ट, या फिर कोई भी एलिनेशन है उस डेट को लेकर एनफोर्सिएबल अंडर द रूल ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। मतलब उसमें मेंशन है कि अगर ये फादर नहीं चुका पाएगा तो इसकी जगह बेटा चुका पाएगा, तो वो बात क्या होगी, अलग हो गई। अंदर केस लो आता है श्रीमती राधा रानी वर्सेस श्रीधर का जो 1960 के अंदर आया था। फिर श्री नारायण बाल वर्सेस श्रीधर सूतर का आया था जो 1996 के अंदर आया था। अब क्लोज 5 जो है वो ये बोलता है कि जो सेक्शन 6 हमारा है वो अप्लाई नहीं होगा पार्टीशन, उन पार्टीशन पे जो 20 दिसंबर 2004 से पहले हुए थे। और इसका केस लो प्रकाश वर्सेस फूलावती 2015 के अंदर आया। फिर दिनमा एट द रेट सुमन सरपर वर्सेस अमर जो 2018 के अंदर आया था। फिर एक केस लो आया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020। और फिर एक केस आया अंजना दे वर्सेस मनोरंजन दे 2021 का केस। देखिए अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं तो ये केस तो आप मेंशन कर सकते हैं, बाकी इतना डिटेल में ये जो सेक्शन है बिल्कुल पूछा नहीं जाता है। अब सेक्शन 7 जो है वो जो है जो बात करता है एक ऐसे लॉज की जो कि केरला के अंदर जो थे पहले मेंशन किए जाते थे, अब उन पे वहां के टाइम में जो केरला है अब वहां पे उनके जो लॉज है वो अप्लाई होंगे। तो ये जो सेक्शन है बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से इररिलेवेंट है जो हो गया है। तो फिर भी अगर आप इसको रीड करना चाहें तो ये रीड कर सकते हैं, बाकी ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब वहां पर अपने जो केरला के अंदर अपने लॉज है वो अप्लाई हो गए हैं। तो इस जो सेक्शन है इसका कोई भी रिलेवेंस अब वहां पर नहीं बचता है। अब देखिए आगे जो रूल्स है मेंशन मेल सक्सेशन को लेकर वो 8 से लेकर 12 तक दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बोलता है, ये बात करता है जनरल रूल्स की सक्सेशन कैसे कैसे जो है डिवाइड करे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सबसे पहले तो 8 सेक्शन के अंदर दिया गया है ये भी ध्यान रखना है, और इनकी जो ये लाइन है ये भी ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अगर आपकी मान लीजिए ये पर्सन है एम, इसकी क्या डेथ होती है, डेथ हो गई है मान लीजिए इसकी, और ये बिना विल बनाए चला गया है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो क्लास 1 हेयर्स के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है, अब इसके अंदर पूरी प्रॉपर्टी डिवाइड होने के बाद क्लास 2 हेयर्स में डिवाइड होगी, फिर इसमें डिवाइड होने के बाद एग्नेंट्स के अंदर डिवाइड होगी, एग्नेंट्स में डिवाइड होने के बाद कोग्नेंट्स में डिवाइड होगी। और अगर इनमें से भी कोई चीजें नहीं बचती है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अगर ये चारों कैटेगरीज में अगर मेंशन नहीं है तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और इसको हम
एसजेड बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये जो लाइन है ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास 1 को जाती है, फिर प्रॉपर्टी क्लास 2 को जाती है, फिर एग्नेंट्स को जाती है। देखो ए पहले आता है तो आपको ध्यान रखना है एग्नेंट्स पहले आएगा, और कोग सी बाद में आता है तो कोगनेंट बाद में आएगा। तो ये लाइन पूछ ली जाती है, इसलिए इनको इधर उधर नहीं करना है। आप ये इधर कर देते, ये इधर कर देते, ऐसे नहीं करना है। क्लास 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर एग्नेंट्स आएगा, फिर कोगनेंट्स आएगा। एग्नेंट और कोगनेंट को आप अल्फाबेटिकली याद रख लीजिए, ए है तो पहले आ जाएगा और सी है तो बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये जो आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जो मेंबर्स हैं या फिर कौन से जो लोग हैं वो क्लास 1 हेयर्स में आते हैं, कौन से जो है जो क्लास 2 हेयर्स में आते हैं। तो ये जो है वो शेड्यूल के अंदर मेंशन है। शेड्यूल में आपने क्लियरली दिया हुआ है कि कौन कौन से जो लोग हैं जो आपके क्लास 1 हेयर्स के अंदर आएंगे, कौन से लोग हैं जो क्लास 2 के अंदर आएंगे। आप देखिए जो शेड्यूल दिया गया है सक्सेशन एक्ट के अंदर बिल्कुल लास्ट में वो निकालिए। उस शेड्यूल के अंदर सबसे पहले मेंशन है कि क्लास हेयर्स जो कि क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर आते हैं। देखिए क्लास 1 में आते हैं वो जैसे कि सन हुआ, डॉटर हुआ, विडो या फिर मदर हुई, सन ऑफ प्री डिसीज सन या फिर डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन। तो देखिए सन, डॉटर, विडो, मदर, ये जो बेसिकली मोटे मोटे हैं ये क्लास 1 के अंदर आएंगे। बाकी उसके बाद की कैटेगरी है वो चलती जाएगी। क्लास 2 हेयर्स के अंदर है वो सबसे पहले फादर आते हैं, फिर सन्स, डॉटर, सन, फिर सन, डॉटर, डॉटर, फिर ब्रदर, सिस्टर, फिर थर्ड कैटेगरी के अंदर डॉटर, सन, फिर डॉटर, डॉटर, मतलब ये कैटेगरी चलती रहेगी। तो मोटा मोटा इसके अंदर क्लास 2 हेयर्स के अंदर आपको ध्यान रखना है कि फादर है वो आते हैं। तो ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं कि फादर है वो कौन से क्लास के अंदर आते हैं। तो क्लास सेकंड के अंदर जो है फादर है वो आते हैं, क्लास सेकंड के अंदर ये मेंशन करे गए हैं। और मदर जो है वो क्लास 1 हेयर के अंदर आती है। तो ये भी मदर और फादर का आपको ध्यान रखना है। मदर है वो क्लास 1 के अंदर आएगी और फादर जो है वो क्लास सेकंड के अंदर आते हैं। अब देखिए आगे वाला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 9, वो और उससे आगे के जो रिलेटेड सेक्शन नंबर है वो हम आगे की